नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई विश्व व्यवस्था बनाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में शांति व्यवस्था बहाल करने की पुरजोर वकालत की और कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ी समस्याओं का समाधान करने में रहा है विफल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में भारतवंशियों से की मुलाकात। कहा, इंडोनेशिया के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा है और दोनों देशों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उस रिश्ते को आगे बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के कई कार्यक्रमों में लिया भाग। कहा, विकास कार्य अब आ रहे हैं नजर। कोरोना काल में भारत के प्रबंधन को दुनिया ने सराहा। काशी में 17 नवंबर से 18 दिसंबर तक एक महीने का काशी तमिल संगमम का होने जा रहा है आयोजन। काशी वासियों को तमिलनाडु की जीवन और संस्कृति की व्यापक झलक एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज में जंगल सफारी का किया शुभारंभ। कहा, जंगल सफारी की शुरुआत होने से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। और अब समाचार विस्तार से। G20 शिखर इंडोनेशिया के बाली में कल शुरू हुआ। सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विश्व व्यवस्था बनाने का आह्वान किया। उन्होंने यूक्रेन में शांति व्यवस्था बहाल करने की पुरजोर वकालत की और ये भी कहा कि खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। G20 का बाली शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच खाद्यान्न सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। खाद्य और ऊर्जा पर आयोजित इस सत्र में उन्होंने बताया कि भारत ने कोविड-19 के संकट के समय अपने 1.3 बिलियन नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र के दौरान रूस यूक्रेन की मौजूदा स्थिति और कोविड के बाद बदले हालात को लेकर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जरूरी चीजों के सप्लाई के संकट को उकेरा। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा को वैश्विक ग्रोथ के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति किसी भी तरह से प्रतिबंधों से मुक्त होनी चाहिए। वहीं उन्होंने विकासशील देशों के लिए समयबद्ध तरीके से सुलभ वित्त तकनीक की स्थायी रूप से उपलब्ध कराए जाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने खड़े हुए उर्वरक संकट को भी रखा। उन्होंने कहा कि खाद्य और खाद्यान्न दोनों सप्लाई को स्थिर और सुनिश्चित करने पर सहमति बनानी होगी। साथ ही रूस यूक्रेन के आपसी तनाव को बातचीत के जरिए हल किए जाने पर उन्होंने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने दुनिया की मौजूदा स्थिति के बीच प्रभावहीन होते संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की पुरजोर वकालत की। शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की आमने सामने की पहली मुलाकात रही। उन्होंने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सेल और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से भी मुलाकात की। सम्मेलन का दूसरा सत्र स्वास्थ्य पर रहा। बाली शिखर सम्मेलन में कोविड-19 जैसी महामारी और यूक्रेन रूस से युद्ध जैसी नई वैश्विक चुनौतियों से उपजी स्थिति को सामान्य करने पर रहा। G20 देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का 85%, 75% वैश्विक बाजार और 66% आबादी साझा करते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है। साथ ही G20 में ऐसा पहली बार होगा कि ट्राइका देश विकासशील देश होंगे। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील यानी G20 में वर्तमान अध्यक्ष पूर्व और आने वाले अध्यक्ष के साथ मिलकर ट्राइका का गठन करता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत की अध्यक्षता में यानी बुद्ध और गांधी की धरती से विश्व को शांति संदेश एक बार फिर से सशक्त रूप से दिया जाएगा। बाली से अरुण शर्मा और अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में कल भारतवंशियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के साथ भारत का
हजारों वर्षों का रिश्ता रहा है और दोनों देशों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उस रिश्ते को आगे बढ़ाया है। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर नगर स्थित देवी शक्तिपीठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मलीन महेंद्रनाथ के 22वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत का स्वभाव लोक कल्याणकारी होता है। वे अपने नहीं, देश और समाज के बारे में सोचता है। समाज को वह दिशा देता है। अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति कभी संत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि धर्म स्थल सिर्फ उपासना के केंद्र ही नहीं, वे राष्ट्रीय एकता का भी संदेश देते हैं। एकता से परिवार, समाज और देश एक सूत्र में बंधे रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवीपाटन शक्तिपीठ लोगों की आस्था का केंद्र है और भारत नेपाल की एकता का आधार भी। भारत में आस्था का केंद्र है ही, भारत और नेपाल की एकात्मता का भी आधार बनता है, उनकी एकता का भी आधार बनता है। दोनों के बीच में सांस्कृतिक क्षेत्रों का काम इस क्षेत्र में शक्तिपीठ देवीपाटन के माध्यम से हो सकता है। आप देखते होंगे चैत्र नवरात्रि में नेपाल के दान से सिद्ध रतननाथ जी की एक यात्रा यहां आती है और पंचमी से लेकर के नवमी तक यहां पर उस संतों की यात्रा में भगवान गोरक्षनाथ जी का स्वरूप पात्र देवता जो होते हैं, वह नाथ संप्रदाय की परंपरा में गोरखनाथ जी का रूप होता है। पात्र देवता की ही पूजा होती है। पात्र देवता की पूजा के बाद फिर नवमी के बाद वह यात्रा यहां से वापस जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में ऐशबाग के धानुक समाज के लोगों से साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि आज बदलाव हो रहा है, लखनऊ में विकास कार्य नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ में रिंग रोड का 80% काम पूरा हो गया है। आने वाले समय में बड़े वाहन शहर के अंदर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत के द्वारा किए गए प्रबंधन की तारीफ पूरी दुनिया ने की। यह जो पुल बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, लखनऊ में रहने वाले हर व्यक्ति के जेब का 100-200 रुपया प्रतिदिन बच रहा है। और कोई काम कर दो तो कुछ लोगों को लाभ होगा, और यह काम ऐसा है कि हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो। इसलिए इन सब सारी चीजों का निर्माण कर रहा है और उसके ऊपर से समय की बचत अलग से। लखनऊ की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। अब जिसकी मुकेश जी चर्चा कर रहे थे, 104 किलोमीटर की यह रिंग रोड चारों तरफ से बन गई है, काफी बन गई है, 80% बन गई है। अब उसके बाद हालात ऐसे होंगे कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई लखनऊ यदि आना चाहता है तो जिस सड़क से आएगा, यहां से भी आवे, रिंग रोड से होते हुए उसी मोहल्ले के सामने जाएगा जिस मोहल्ले में उसको जाना होगा। बीच लखनऊ से उसे गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसका 80% का काम हो गया, 80% का काम हो गया। अच्छा ये बताइए, कोरोना के दौरान व्यवस्था ठीक ठाक थी कि नहीं थी? एक डीआरडीओ का हॉस्पिटल भी बनवा दिया था मैंने और मुफ्त में इलाज हो रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल राजाजीपुरम भी पहुंचे, जहां उन्होंने राजाजीपुरम आवासीय कल्याण समिति के कार्यक्रम में भाग लिया।
उन्होंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम प्रदेश में चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण का काम होगा। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बढ़ी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उन्हें पूरी दुनिया ने सराहा है। हमारे प्रधानमंत्री का यही कहना है, मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, भारतवासियों के हाथों से बनाओ एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, सारे विश्व के लिए बनाओ, केवल भारत के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। क्योंकि हम लोगों ने केवल अपने ही कमाना, अपने खाना सीखा नहीं सीखा। हम तो खाने के पहले भी जो बाहर आपने देखा होगा, माताएं बहनें जो आटा गूंथती है रसोई में, जो चींटियां चलती हैं कभी कभी, तो थाली से आटा निकालकर चींटियों को खाने के लिए भी डाल देती। मानव नहीं, मानवेतर प्राणियों की भी चिंता करने वाला ये हमारा भारत है, दुनिया का कोई देश नहीं है। यह विशेषता है। बाराबंकी जिले में पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने 100 दिनों में मिशन 75 लाख निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री ने नंद बाबा और गोकुल पुरस्कार का वितरण किया और प्रदेश के 3 सर्वश्रेष्ठ मैत्री पैरावेट को भी पुरस्कृत किया। साथ ही समिति निबंधक प्रमाण पत्र का वितरण और पराग विपणन सशक्तिकरण के लिए प्रचार प्रसार अभियान का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि किसान की आय दोगुनी हो। इसी दिशा में प्रदेश सरकार काम कर रही है। जिन गरीब किसानों के पास जमीन नहीं है, सरकार पशुपालन के द्वारा उनकी आय बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में सरकार 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान कराकर किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेगी। सरकार किसानों को सेक्ससीमेन की डोज भी और 300 रुपए की जगह 200 रुपए उपलब्ध कराई जाएगी। गरीब किसान को जिसके पास जो जमीन कम है या है ही नहीं, और इससे एक मुर्रा भैंस 20 किलो दूध देती है दिन में, और उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी। गायों को भी, जो हमारी देसी गाय है, उसकी दूध की उत्पादनता बढ़ाने के लिए एआई करा रहे हैं। 100 दिन में 75 लाख एआई कराकर किसान की आय दोगुनी उत्तर प्रदेश में करेंगे। और सबसे बड़ा योगदान, अभी सेक्ससीमेन 300 रुपए की डोज दी जाती थी किसान को। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, मैंने उनसे अनुरोध किया कि 200 की जगह, वो 300 की जगह किसानों से, पशुपालकों से 200 रुपये लिया जाए। तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से लीजिए, लेकिन सेक्ससीमेन बढ़िया दीजिए ताकि उसकी गुणवत्ता और उत्तमता बनी रहे। तो ये सब काम किसान की आय दोगुनी करने के लिए काशी में 17 नवंबर से 18 दिसंबर तक के 1 महीने का काशी तमिल संगमम का आयोजन होने जा रहा है। इसके आयोजन में केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय मुख्य केंद्र में है। तमिलनाडु में आईआईटी चेन्नई इस आयोजन की मुख्य संस्था है, तो वहीं वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेजबान की भूमिका में है। यहां जिला प्रशासन भी जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ है और काशी में रहने वाले तमिल लोग भी इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काशी में पहली बार तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। इसे सुनकर मैं और काशी वासियों को बहुत अच्छा लगा। हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं। काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तमिलनाडु और काशी के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उसको प्रदर्शित करने के लिए और कल्चरल एक्सचेंज के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और चेन्नई के आईआईटी और वाराणसी के जो बीएचयू, इन लोगों के सहयोग से ये किया जा रहा है। इसमें तमिलनाडु से 12 अलग अलग ग्रुप के जो एक जैसे छात्र वर्ग हो गए हैं,
कलाकार हो गए हैं, सांस्कृतिक दल हो गए हैं, धार्मिक दल हो गए हैं, ये लोग अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे आएंगे और उनको काशी के बारे में उनको बताया जाएगा। काशी के बाद वो लोग अयोध्या और प्रयागराज का भी भ्रमण करेंगे। समाचारों में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विस्तार समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महाराजगंज जनपद के सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चौक वन प्रभाग में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न स्कूली छात्रों सहित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़े लोगों और अधिकारियों के साथ जंगल सफारी की और सेंचुरी में मौजूद पशु पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। पंकज चौधरी ने जंगल में निवास करने वाले आदिवासियों और वन टांगिया मजदूरों की समस्याओं को जल्द दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जंगल सफारी की शुरुआत होने से महाराजगंज जनपद देश और दुनिया के नक्शे पर आ गया है। देशी और विदेशी पर्यटकों के आने के लिए से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, महाराजगंज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जंगल सफारी खुलने से कहीं ना कहीं महाराजगंज आज देश के और कह लीजिए कि दुनिया के नक्शे पे आ गया है। और जंगल सफारी में जो हमारे पूरे देश से टूरिस्ट आएंगे, विदेश से भी टूरिस्ट आएंगे, और कहीं ना कहीं उनके आने जाने से हमारे स्थानीय नौजवानों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो पर्यटन भी हमारा शुरू हुआ और कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, बनटांगिया को भी कहीं ना कहीं इससे रोजगार मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो विचार किए हैं, जो अधिकारियों से वार्ता हुई है कि एक स्टॉपेज पॉइंट हम बनटांगिया में रखेंगे, ताकि वहाँ के भी लोग जाएं, वहाँ पर चाय नाश्ता पानी जो भी खाना पीना वो खाएं, उससे बनटांगिया के लोगों को भी रोजगार। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में होंगे। वहीं विधानसभा रामपुर से आकाश सक्सेना को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की खतौली विधानसभा से राजकुमारी सैनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगी। मैनपुरी से लोकसभा प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हो जाने से इस सीट पर चुनाव हो रहा है, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी बहू डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं। वहीं रामपुर विधानसभा में आजम खां को सजा होने से उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, जिसके कारण यहां सीट रिक्त हो गई। खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को सजा होने के कारण यहां चुनाव हो रहा है। यहां से विक्रम सैनी की पत्नी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। विश्व सीओपीडी दिवस के अवसर पर कल लखनऊ के केजीएमयू में के पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 16 नवंबर को सीओपीडी अपडेट का आयोजन किया जा रहा है। कल के केजीएमयू में आयोजित प्रेस वार्ता में पल्मोनरी और क्रिटिकल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्जर्वेटेड पल्मोनरी एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों से हवा के प्रवाह को बाधित करती है, जिससे दैनिक कार्यों को आसानी से करने की क्षमता में बाधा आती है। दुनिया भर में सीओपीडी के 30 करोड़ मामले हैं और ये वर्तमान में विश्व स्तर पर मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है। भारत में सीओपीडी के लगभग 6 करोड़ मामले हैं। हर वर्ष सीओपीडी दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है और जिस तरह से सीओपीडी की समस्या देश और दुनिया में बढ़ रही है, उसको लेकर के अवेयरनेस के लिए ये दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो बर्डन है, बहुत बड़ा बर्डन सीओपीडी का है देश और दुनिया में, और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोग, एक बहुत बड़ी संख्या में रिपीट कर रहा हूँ, 30 करोड़ लोग कहीं न कहीं दुनिया भर में सीओपीडी से ग्रसित हैं।
और मौत का तीसरा प्रमुख कारण है सीओपीडी। और भारत में अगर हम बात करें अकेले 6 करोड़ सीओपीडी के जो रोगी हैं, टीबी की जो संख्या है उससे कई गुना ज्यादा सीओपीडी है। संभल जिले में किसानों को उचित दाम में धान खरीद के लिए जिला प्रशासन ने 1 नवंबर से 31 जनवरी तक 40 धान क्रय केंद्र खोले हैं, जहां किसान 2040 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और ग्रेड ए के लिए समर्थन मूल्य 2060 रुपए में टोकन लेकर अपना धान बेच रहे हैं। संभल में इस बार 52,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है, जिसे जिले में अब तक 1,520 किसानों ने धान बेचा और 48 घंटे के अंदर ही उनके खाते में पीएफएमएस के माध्यम से पैसा भी पहुंच चुका है। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि जनपद संभल में 100% किसानों का भुगतान 48 घंटे के बजाय 24 घंटे में ही हो रहा है। सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद में धान खरीद जनपद में इस बार हमें 52,000 एमटी का लक्ष्य मिला है और अभी तक हम 7,737 का जो है परचेज कर चुके हैं 1520 किसानों से। सरकार ने इस बार किसानों के पेमेंट के ऊपर सुविधा देने के लिए दृष्टिगत ये किया है कि पीएफएमएस से सत्यापन के बाद 72 घंटे की बजाय 48 घंटे का पेमेंट भुगतान उनके खाते में आ जाना चाहिए। इसके ऊपर सरकार की नीतियों के दिशा निर्देश को देखते हुए हम कटिबद्ध हैं कि हम 48 घंटे में किसानों के खाते में पेमेंट कर दें। उसके लिए सेंटर इंचार्ज से लॉक करवाया जा रहा है टाइमली। लॉक करवाने के बाद हमारे स्तर से जो लॉक किया जाता है वो भी किया जा रहा है और 24 घंटे में हमारे यहाँ हमारे जनपद में 24 घंटे में भी किसानों को भुगतान की प्राप्ति हुई। सरकार के क्रय नीति के अनुरूप हम लोग पूरा धान क्रय करा रहे हैं और अभी तक 2,718 कुंतल धान की खरीद हो चुकी है। किसानों की सुविधा के लिए उनके बैठने उठने पेयजल की सारी व्यवस्था की गई है। किसान आते हैं, उनको तुरंत डेट दिया जाता है और धान अपना लाते हैं। सौगमतापूर्वक उनकी तौल हो जा रही है। चलो सरकार ने बढ़िया धान तोलो, हमारो बढ़िया काम करो और बढ़िया चल रहे हैं और बढ़िया हमारे सेंटर पर धान तुलेगा और बढ़िया काम चल रहा है। धान लेकर आए, धान की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद। सब पूरी तरह से संतुष्ट हैं किसान, यहाँ पर कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। मैं यहाँ धान लेके आया और क्रमशः मेरा नंबर लग गया। सेंटर इंचार्ज साहब ने मुझे आज की 15 तारीख दी थी। मैं धान लेके आया सुबह, इंचार्ज साहब ने मेरा नंबर लगा दिया, लेवल लगा दी। धान तुल रहा है ठीक ठाक, सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ, पानी की भी बैठने की भी, और किसान के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर मैं सेंटर पे आया हूँ, मेरा तोल सही समय पर की गई है और समय पर पैसा भी मेरा आ चुका है। सरकार को बार बार धन्यवाद। बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के गांव मीरपुर बिलौली लहर पटरी किनारे गांव के किसी शिकारी ने जंगली जानवर का शिकार करने के लिए शिकंजा लगाया था। सुबह जब शिकंजा देखने पहुंचा तो उसमें तेंदुआ देखकर उसके होश उड़ गए। तेंदुए का दाहिना पैर शिकंजे में फंसा था और उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वहीं सूचना पर गांव वाले इकट्ठा हुए, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसी बीच तेंदुआ शिकंजा तोड़कर पास के गन्ने के खेत में चला गया। डीएफओ रुस्तम परवेज ने बताया कि वे और उनकी पूरी टीम मौके पर मौजूद है। तेंदुआ शिकंजे में फंसा था लेकिन अब पास के गन्ने के खेत में भाग गया। आगे की रणनीति मौके पर पहुंचकर तय की गई है। गन्ने के खेत की घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सुबह सूचना मिली थी, पूरी हमारी टीम यहाँ पे तब से लगातार बनी हुई है और गांव वालों के दबाव के कारण वो जो है खुलका तुड़ा करके भाग गया और ये गन्ने के खेत में अभी है। हम लोगों ने इसको 3 तरफ से घेर दिया है और एक तरफ से जो है वहाँ पे पिंजरे लगाए जा रहे हैं, तो पकड़ने का प्रयास रहेगा। सुरक्षित पकड़ के कहीं उसको सुरक्षित भेजा जाए। प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए उन्नाव के दोस्ती नगर अग्निशमन ट्रेनिंग सेंटर में 277 फायरमैन कांस्टेबलों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया, जिसमें आग के हादसों के साथ ही रोडवेज, रोड एक्सीडेंट, इमारतों के ढहने और प्राकृतिक आपदा के वक्त जान माल की सुरक्षा करते हुए बेहतर प्राथमिक चिकित्सा मौके पर किस तरह से की जाए, इस बात की जानकारी दी गई। आपदा प्रशिक्षक लखन शुक्ला ने बताया कि सभी फायरमैनों को प्राथमिक चिकित्सा के गुण
सिखाए गए हैं, जिसमें शहर के बाहर से भी आए हुए फायरमैनों ने बड़ी तन्मयता से प्रशिक्षण में भाग लेते हुए मौके पर डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के निर्देश पे जो फायरमैन आधारभूत ट्रेनिंग हमारे राज्य प्रशिक्षण महाविद्यालय दोस्ती नगर में कर रहे हैं, उनको विशेष तौर से प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार की जो ट्रेनिंग है उस पर बल दिया गया है। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का महाविद्यालय दोस्ती नगर उन्नाव में है। यहाँ पर फायर के जवानों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया है। प्राथमिक उपचार के प्रशिक्षण का उद्देश्य मेन है कि यदि कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट के दौरान या किसी को अटैक पड़ जाता है तो उस स्थिति में सीपीआर किस तरह से देना है, सीपीआर के द्वारा व्यक्ति के जीवन को किस तरह से बचाना है। एक तो महत्वपूर्ण ये इस विषय पर दिया गया ट्रेनिंग, किसी भी घटना के दौरान कोई व्यक्ति घायल हो गया तो घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार दे करके उसके जीवन को कैसे बचाना है, बैंडेजिंग करनी कैसी है, ब्लड कैसे रोकना है, फ्रैक्चर हो गया तो उसको रिकवर कैसे करना, ये सारी चीज़ें इन लोगों को बताई गई हैं ताकि जीवन को बचाया जा सके। FSO महोदय श्री शिवदरस प्रसाद साहब यहाँ ट्रेनिंग सिखाने के लिए आए थे, जिसमें हमें सिखाया गया कोई भी रेस्क्यू या जीव रक्षा का जब कार्य होता है तो उसमें कैसे जानें बचाई जाती हैं, जब कोई घटना होती है तो उसमें कैसे कैसे रेस्क्यू करके और जीव रक्षा के विषय में अच्छी जानकारी हमें दी गई है। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई विश्व व्यवस्था बनाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में शांति व्यवस्था बहाल करने की पुरजोर वकालत की और कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पीढ़ी दर पीढ़ी उस रिश्ते को निभाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में कई कार्यक्रमों में लिया भाग। कहा, विकास कार्य अब आ रहे हैं नजर। कोरोना काल में भारत के प्रबंधन को दुनिया ने सराहा। काशी में 17 नवंबर से 18 दिसंबर तक एक महीने का काशी तमिल संगम का होने जा रहा है आयोजन। काशी वासियों को तमिलनाडु की जीवन और संस्कृति की व्यापक झलक एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज में जंगल सफारी का किया शुभारंभ। कहा, जंगल सफारी की शुरुआत होने से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।